हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई पहल को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और यूपीएससी का हो, एचसीएस का हो, बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो आपको पता है उसका करंट का पोर्शन कितना रहता है। चाहे एचएसएससी का हो, चाहे कोई एसएससी का हो, दिल्ली कोई पुलिस एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, सब में करंट का रोल तो रहता ही रहता है। चाहे किसी में थोड़ा हो, किसी में ज़्यादा हो, पर देखा गया है कि यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा रहता है। और करंट आता कहाँ से है, मैं आपको सही बताऊं, करंट आता कहाँ से है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपको आइडिया होगा कि करंट सिर्फ दो ही मेन सोर्स, दो न्यूज़पेपर हैं, वहीं से ज़्यादा आता है। एक तो है द इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा है द हिंदू। ठीक है। तो बट हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि जो द हिंदू छपता है वो इंग्लिश में छपता है, और द इंडियन एक्सप्रेस भी क्या है वो इंग्लिश में ही छपता है। तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको हम कैसे पढ़ें। क्योंकि अगर मान लीजिए आप उसी को पढ़ने लगे, हिंदू को ही, और उसको समझने लगे, तो पूरा दिन लगभग आधा दिन तो उसमें ख़राब हो ही जाएगा। ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आपको अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन और रफली लैंग्वेज में आपको मिल जाए कराया, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो करंट अफेयर एक तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको वर्तमान में क्या घटनाएं घट रही हैं उसके साथ भी आपको जोड़े रखेगा, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। दूसरा, कई बच्चों को माइंड में ये रहता है कि करंट अफेयर हम लास्ट के, जब भी एग्ज़ाम होगा लास्ट के महीने में या उससे 10 दिन पहले या 20 दिन पहले कवर कर लेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बात कहने में ज़्यादा अच्छी लगती है, पर इसका अगर आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कर देखोगे ना, तो ये बड़ा टफ सिद्धांत है। क्योंकि लास्ट के समय में बंदे को ये रहता है कि यार करंट करूं या स्टैटिक को रिवाइज करूं या वो करूं, मैथ करूं या क्या करूं, तो उसमें बंदा इसी में कन्फ्यूजन में रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप डेली का करंट अफेयर नोट करें, और डेली का नोट करने से एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप डेली करंट के साथ, जो भी करंट के इशू है उसके साथ जुड़े रहेंगे। दूसरा ये रहेगा कि आपको एक लास्ट में जाकर पूरा एक स्ट्रेस नहीं आएगा कि करंट पढूं या स्टैटिक पढूं या रिवाइज करूं, क्या करूं, जीएस का करूं या क्या करूं। ठीक है। तो आपको एक तो पक्का रहेगा कि मेरा करंट तो तैयार है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जिस कॉपी में आप डेट डालकर डेली नोट कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। ओके। तो मेरी सलाह यही है कि आप डेली का करंट अफेयर पढ़ें और नोट करते चलें। ठीक है। तो जो ये क्लास है रात को 9 बजे आया करेगी। ये 9 बजे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि दिन में क्या होता है कि पहले न्यूज़पेपर से उसको पूरा जो भी मटेरियल होता है, जो भी पॉइंट होते हैं, एडिटोरियल होते हैं करंट अफेयर से संबंधित, वो निकालने पड़ते हैं। उसके बाद फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट कर ईजी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है और ख़ुद भी पढ़ना पड़ता है, फिर उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो लिखकर डेली आपको 9 बजे क्लास मिला करेगी, इस वजह से मैंने रात को क्लास रखी है। ठीक है। तो डेली आपने तैयार रहना है। आज से डेली का आपको करंट अफेयर मिलेगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 5-6 क्वेश्चन हुआ करेंगे, ज़्यादा नहीं, या 7-8 ज़्यादा या 10, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, डेली के 8-10 क्वेश्चन भी होंगे तो 30 दिन में आपके 150 या 160-70 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत हैं 160-70 क्वेश्चन महीने के, बहुत हैं, क्योंकि हमें तो पूरा साल का करना है, 6-7 महीने के करने होते हैं। ठीक है। तो हरियाणा सिविल सर्विस वाले, एचसीएस वाले, यूपीएससी वाले, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाले, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम वाले जिसमें करंट अफेयर आता है, तो वो सभी तैयार रहें। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप डेली का करें। कितना 20 या 25 मिनट लगते हैं और उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है। तो डेली का तैयार रहें। डेली का 9 बजे अपना आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। डेली 9 बजे आपको क्लास मिला करेगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो तारीख है वो है 10 सितंबर 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो पहला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी तथ्य या फैक्ट बनते हैं वो सारे मैंने नोट कर दिए हैं। जैसे पहला है कि हाल ही में डेविड एटनबरो, ठीक है, तो डेविड एटनबरो को यह पुरस्कार दिया गया। मतलब जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो किसको दिया गया, डेविड एटनबरो को। ठीक है। तो थोड़ा डेविड एटनबरो के बारे में भी जान लीजिए कि कौन है। तो डेविड एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर हैं। इन्हें बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने व प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कथन में आ जाए कि
डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ये एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर हैं। कथन नंबर 2 कह दें कि ये एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर हैं और उसमें पूछ ले प्रश्न में कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया और ये क्या है, एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार था ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1986 से की गई थी और इस पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको ये 3-4 बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, अच्छा ये 2019 का मिला है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 2019 का है ये। तो किसे मिला है, डेविड एटनबरो को, और वो एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर हैं। दूसरा, इसकी शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 से की गई थी और इसके तहत जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपए। ठीक है, तो चलिए, जो पहला करंट अफेयर था आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए दूसरा करंट अफेयर है शिक्षक पर्व। शिक्षक पर्व क्या होता है, देखिए हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप देखें प्लेलिस्ट में जाके देखें, उसको आपको मिल जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, पूरा मैंने उसको पूरा रफली लैंग्वेज में बताया कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसको देखिए, पॉलिसी बनाना कागजों का काम है, कागजी कार्रवाई है, बट उसको सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन करना ये एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब उसको, मतलब जो टीचर हैं, जब टीचर को पता होगी चीज़ें कि हमें एजुकेशन किस तरह से और कैसे देनी है। ठीक है, तो जो ये शिक्षक पर्व है ये ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन डे या फिर टीचर डे के रूप में मनाया जा रहा है। ये शिक्षक पर्व का मतलब है कि जो टीचर्स हैं स्कूल के, उनको बताया जाएगा, इसमें समझाया जाए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है और कैसे ट्रेंड करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब ये है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक पर्व कब से कब मनाया गया तो आप क्या कहेंगे, 8 सितंबर से 25 सितंबर तक। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षकों को यह समझाना कि नई शिक्षा नीति को कैसे रचनात्मक तरीके से लागू किया जाएगा। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि मेन मोटिव इसका यही है कि टीचर्स को ये बताना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बच्चों को कैसे समझाया जाए और ट्रेंड किया जाए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है श्वेत उल्लू, जिसको बोलते हैं ब्राउन आउल। ठीक है, देखिए अब श्वेत उल्लू क्यों न्यूज़ में है, आपको लग रहा होगा कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से रेलिवेंट है या नहीं है। देखिए क्या हुआ कि जो कारावती क्या है आपको पता होना चाहिए। कारावती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, कारावती द्वीप पर चूहे नारियल की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। ठीक है, तो वर्ष 2019 में केरल के तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर से श्वेत उल्लुओं को लक्षद्वीप प्रशासन को चूहे मारने के लिए सौंपे गए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि आपको पता है कि कारावती में साउथ साइड क्या होती है, नारियल की खेती होती है। तो नारियल की जब खेती होती थी तो वहाँ उस कारावती द्वीप में क्या थे, चूहे ज़्यादा थे। तो चूहे क्या करते थे, उस फसल को नुकसान पहुँचाते थे, जिससे क्या होता था, किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, उनकी फसल ख़राब हो जाती थी। तो क्या किया गया कि केरल के तिरुवनंतपुरम से ये श्वेत उल्लू लेके आए गए और ये क्या करते हैं, ये चूहों को क्या करते हैं, पकड़ कर खा जाते हैं, क्योंकि इनको रात को भी दिखता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, चूहों को पकड़कर उठाकर वहाँ से खा जाते हैं। तो जो ये मेथड अपनाया गया ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा किसानों के लिए। इससे क्या हुआ कि जो ये चूहों की समस्या थी ये भी ख़त्म हो गई और उनको जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था किसानों का वो भी ठीक हो गया। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए श्वेत आउल के बारे में थोड़ा। तो यह देखा गया कि इन्होंने फसलों को बचाने में अद्भुत कार्य किया, जो मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसे IUCN की लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, देखिए IUCN एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव है तो उसको बताया, उसमें ये दिखाया जाता है कि ये
कौन सी श्रेणी में है, यानी कितनी संख्या में, या बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में है। ठीक है, इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये वर्ड IUCN हर बार आएगा, तो इसलिए आपको इसका भी पता होना चाहिए। तो इसका मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी है श्वेत ब्राउन आउल के बारे में, कि ये IUCN की लिस्ट कंसर्न श्रेणी में है, और ये क्यों न्यूज़ में था कि नारियल की फसल को नुकसान पहुंचा रहा था, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्यों न्यूज़ में था। ये सारा डाटा ये द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का है। ओके, तो आप बेफिक्र रहें और बस नोट करते चलें। चलिए, अगला करंट अफेयर है फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट, तो यह भविष्य के लिए ईंधन कुशल लंबी दूरी का विमान है। मतलब ये एक ऐसा विमान है जो वी आकार का है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट। अब देखिए, ये इसमें क्या खासियत है, जो हमारे सिंपल एयरक्राफ्ट हैं या फिर सिंपल एरोप्लेन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, उसमें और इसमें क्या खासियत है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि जो हम सामान्य अपने आसपास जहाज़ देखते हैं या फिर हेलीकॉप्टर देखते हैं, उनमें जो वो ईंधन यूज़ होता है उससे ये 20% कम ईंधन यूज़ किया करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे ईंधन भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, और हम यात्रा भी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसके माध्यम से लोग यात्रा कर सकेंगे, और यह वी आकार का है, इसी वजह से इसका नाम फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट पड़ा। ये मैंने आपको बता दिया। इसका नाम फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसका आकार है वो वी आकार का है, और यह कम ईंधन का प्रयोग करेगा। जो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, कम ईंधन यूज़ किया करेगा, और 314 यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, तो कितने यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे, 314। तो आज के जो न्यूज़पेपर में जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे यही थे। आपको क्या करना है, अब इसको 4 के 4 क्वेश्चन मैंने कराए, 4 के 4 क्वेश्चन को आपको कॉपी उठानी है, और कॉपी में डेली डेट डालकर नोट करते चले जाना है। ठीक है, तो आपको डेली रेगुलर रहना है, तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज़ मुश्किल है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें करंट अफेयर आएगी तो एकदम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है।